नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल QSR जीके में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता, जिसे हम विघटन नाभिक भी कहते हैं, जो कि आपकी आने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह टॉपिक केवल तीन कण जिसे बोलते हैं अल्फा कण और बीटा कण और गामा कण पर आधारित है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दोस्तों प्रथम प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था और एसएससी 2014 और एसएससी 2015 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनरी बेकवेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाभिक का रेडियो सक्रियता गुण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु के नाभिक में रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या से कम, जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और आने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या होती है? इस क्वेश्चन को भी दोस्तों कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्यूरी, जो कि रेडियो सक्रियता की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्फा और बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व, जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। रदरफोर्ड की बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत भी दिया था और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज भी की थी, जो कि क्वेश्चन कई बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुए दोस्तों। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो QSR जीके को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना यदि वीडियो अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रदरफोर्ड ने ही गामा किरणों की खोज की थी। तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों तीनों किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों से किसकी वेदनक क्षमता सर्वाधिक होती है? यदि वेदनक क्षमता की बात करते हैं तो सर्वाधिक होती है, वो होती है गामा किरणों की दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरण, ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होती है? ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा किरण, जो कि हीलियम नाभिक के समकक्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्फा किरण है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम, यहाँ पर प्लस प्लस आयन होगा, जो कि आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दो इकाई धनावेश, जो कि अल्फा किरणों पर आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बीटा किरणें बनी होती है। तो बीटा किरणों की हम बात करते हैं तो बीटा किरणें ये ऋणावेश कणों से बनी होती है। ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक, जिसे इंग्लिश में हम आइसोबार कहते हैं, का निर्माण होता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा किरण। अब समभारिक की हम बात करते हैं तो समभारिक जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, उसे हम समभारिक आइसोबार कहते हैं। एक होता है समस्थानिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा समभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रिक का होगा। तो उस टॉपिक को आपको जरूर देखना है क्योंकि उस टॉपिक से भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा कण, जिसके कारण क्या है, परमाणु क्रमांक 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बीपीएससी 2002 में इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनकी बीटा किरण जिसमें ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बीटा किरण है ये इलेक्ट्रॉन के समरूप मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है, इसका कारण क्या है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। इसी कारण जो अल्फा किरण है उसकी तुलना में बीटा किरणों की जो वेधन क्षमता है वो अधिक होती है। ये भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन को भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है। तो ये क्वेश्चन भी यानी कि रिपीट हुआ है, सॉरी दोस्तों, यानी कि ऋण आवेश क्या है, बीटा किरणें वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गामा किरणें किसकी बनी होती है। ये भी बहुत बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे से गामा किरणें बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गामा किरणें क्या होती है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें जो कि गामा किरणें होती है, जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गामा किरण है उसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। और सबसे ही कम की बात करते हैं तो अल्फा किरणों की वेधन क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन यानी कि आयन क्षमता सबसे कम होती है दोस्तों। क्योंकि पीछे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो था कि सबसे ज्यादा जो वेधन क्षमता है वो किसकी होती है, तो वो गामा किरण की थी। लेकिन जो आयन क्षमता जो सबसे कम की बात कर रहा है वो भी गामा किरणों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि जो आयनिक क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनिक क्षमता सर्वाधिक होती है। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बीटा किरणें हैं उसकी आयनिक क्षमता सबसे अधिक होती है। यह भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली टॉप 25 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाता है और साथ ही 2018 में एसएससी में और एनटीपीसी 2016 में साइंस से भी जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे गए थे वो सभी टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेड, जिसे हम शीशा बोलते हैं, जिसका प्रतीक पी भी होता है। तो ये क्या है, अंतिम रूप से बदल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्यूनतम परागण में शक्ति किरणें हैं। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अल्फा किरणें हैं इसकी जो शक्ति होती है वो न्यूनतम परागण में होती है। यह भी एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपकी कंपेटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश नाम के नाम पर रखा गया है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि पोलेनियम तत्व है। इस तत्व का नाम अपने ही देश के खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है दोस्तों। यह भी आपकी कंपेटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो एल्यूमिनियम तत्व है ये रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है, जबकि पोलेनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सभी तत्व है जो कि रेडियो सक्रियता दर्शाते हैं। लेकिन जो एल्यूमिनियम है ये रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है। ये एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, जो कि एसएससी 2011 और यूपीएससी 2001 में किसको को पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोरॉन तत्व का प्रयोग हम नाभिकीय विखंडन के दौरान सतत प्रक्रिया में यानी कि न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। यदि ऑप्शन में बोरॉन नहीं दिया जाता है तो एक तत्व और होता है जिसका नाम है केडियम। केडियम का प्रयोग भी नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में यदि आपको दोनों दिए हुए हैं तो आपको दिया होगा कि ए व बी दोनों। यदि आपको ऑप्शन में एक दिया हो जाता है या तो बोरॉन होगा या केडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोएक्टिविटी तत्व नहीं है दोस्तों। यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यूपीएससी 2001 में इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जर्कोनियम, जबकि एस्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम, जबकि सभी तत्व क्या है रेडियोएक्टिविटी तत्व है, जबकि जो जर्कोनियम तत्व है ये रेडियोएक्टिविटी तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विघटन नाभी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखा जाना चाहिए दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेड, जिसे हम शीशा बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर एक कि यानी कि लेड के बने पात्र में रेडियोधर्मी विघटन नाभी वस्तुओं को रखा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछ लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये भी एक आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है।
तो बीटा कण जब उत्सर्जन किया जाता है उस समय परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और जब परमाणु द्रव्यमान क्या है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इसका मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। वहां पर पूछ रहा था कि बीटा कण के कारण पर क्या कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अल्फा कण के कारण क्या है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है जब अल्फा कण उत्सर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 सोडियम की घात 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि मैग्नीशियम। ये भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 92 यूरेनियम 236 87 यूरेनियम 224 में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 अल्फा और 1 बीटा कण उत्सर्जित होगा। ये भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाता है तो रेडियोधर्मी की क्षरण दर क्या होगी। ये भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तित रहती है। जब रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाता है उस समय जो रेडियोधर्मी की क्षरण दर है यह अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 यूरेनियम 234 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे। यह भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को आईएएस और यूपीएससी में पूछा गया है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि 1 अल्फा और 1 बीटा कण है उत्सर्जित होंगे जब 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 यूरेनियम 234 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन के बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 140 दिन बाद क्या है उसका जो द्रव्यमान है वह 0.25 ग्राम रह जाएगा। यह भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल हाल्फ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 से 1/4% भाग शेष रह जाता है 4 दिन के पश्चात। यह भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 महीने। इसके 3/4 भाग का क्षय होने में 8 महीने लगेंगे। यह भी क्वेश्चन है आईएएस और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वह प्रणाली क्या कहलाती है जो कि प्रागैतिहासिक पदार्थों का निदान करने के लिए विघटन नाभिकता रेडियोएक्टिव का प्रयोग कराती है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन काल निदान जो कि प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करती है। यह भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पृथ्वी की
आयु का आंकलन किया जाता है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेंटिंग से पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है दोस्तों। कई कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो QSR GK को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो कार्बन काल निदान किसकी आयु का आंकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाश्म, जो कि SSC 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसलिए आपकी आने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकेवर ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था। ये IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूरेनियम विकिरण की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूट्रॉन की कण की आवश्यकता होती है यूरेनियम विकिरण की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए दोस्तों। SSC 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसलिए आपकी आने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओट्टो हॉन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है दोस्तों, जो कि SSC 2006 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सल्लैन के सिद्धांत पर परमाणु शक्ति संयंत्र सिद्धांत कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट सुनो दोस्तों हमारा, किस प्रकार की विक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विखंडन विक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत माना जाता है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन, जो कि सौर ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ये SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विमंदन की तरह ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जो कि UPSC 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है दोस्तों। ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन को 2018 में रेलवे ग्रुप डी, SSC 2010 में और NTPC 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। ये भी UPSC 2016 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारी पानी, जिसका सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो तीव्रता नापी जाती है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गिगर मुलर काउंटर में रेडियो तीव्रता को मापा जाता है दोस्तों। ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम सिद्धांत कार्य करता है। SSC 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियोधर्मिता पदार्थ किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, न तो द्रव्यमान में और न ही आवेश में। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गामा उत्सर्जन से। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसलिए आपकी कंपिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त परिवहन की गति को मापने के लिए किया जाता है। बहुत सी कंपिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सक्रियता, जो कि यूपीएससी 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्फा और बीटा गामा की वेधन शक्तियों को अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनकी सबसे ज़्यादा की हम बात करते हैं तो गामा किरण की होती है, उससे भी जो थोड़ी कम है वो बीटा किरणों की होती है, उससे भी कम की हम बात करते हैं तो अल्फा किरणों की वेधन क्षमता होती है, जो कि एसएससी 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।